तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता, आप ही ने भाई एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रखी है, और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने जो दिल्ली सल्तनत है वो शुरू कर रखी है, और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारा तुगलक वंश चलने लग रहा था भाई। तुगलक वंश का एक हिस्सा हम लोग कल कर चुके थे, पार्ट 1। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे और तुगलक वंश को खत्म कर देंगे। कल हम लोग जो सैयद वंश है वो करेंगे, और परसों लोधी वंश, और इस वीक के अंदर क्या आपका जो दिल्ली सल्तनत आपकी हो जाएगी पूरी। ठीक है, वेरी गुड। करूं मैं स्टार्ट? छोटा ही साज, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज। देखो भाई क्या है, ये तो एमसीक्यू निकल रहे हैं, इधर देखो। कल आपने पढ़ा था, कल आपने किसके बारे में पढ़ा था? किसी साथी को याद है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था आपने विस्तार पूर्वक, उसकी पूरी कुंडली पढ़ी थी आपने मोहम्मद बिन तुगलक की। उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक था जो कि तुगलक वंश का मेन संस्थापक था, उसके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब जो मोहम्मद बिन तुगलक उसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिसने अलग अलग विभाग स्थापित करे थे। ठीक है, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने जो अजमेर शरीफ गया। ठीक है, दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने गायों के लिए गौशाला बनाई, और ये उत्सव के अंदर जिसने पार्टिसिपेशन की। ठीक है, योग्यता के आधार पर जिसने नियुक्तियां की। तो ये चीजें हम लोग कल पढ़ चुके। अब क्या हुआ था, इसके समय के ऊपर 22 विद्रोह भी हुए। 22 विद्रोह का मतलब हर एक राज्य के अंदर ये आग उठने लगी कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। मतलब जैसे मान लिया अपना भारत है, भारत के मान लो तमिलनाडु है या फिर केरला है, यहाँ के जो राज्य, यहाँ की जो सरकारें हैं और यहाँ के जो सैनिक है, या फिर आप जो भी लगा लो भाई, यहाँ की जो पुलिस है, वो आपस में ये एक निर्णय ले लेके हम लोग तो भारत से अलग होंगे, हमारा एक स्वतंत्र एक अलग देश बनाएंगे। ठीक है, हमारी भाषा अलग है तो हम लोग अपना एक अलग देश बनाएंगे। इस हिसाब से अगर डिसीजन ले ले तो विद्रोह कर देंगे, नहीं हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। तो उसी टाइप से क्या है, जो कुछ जो सल्तनत थी, ठीक है, उन्होंने विद्रोह कर दिया। टोटल 22 जो अलग अलग सल्तनत थी उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, अपने को उसके अंदर सिर्फ 2 ही पढ़नी है, एक तो बंगाल वाली, एक गुजरात वाली। ठीक है, बाकी नहीं पढ़नी। तो ये चीज लिखेंगे सभी साथी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय टोटल कितने विद्रोह हुए भाई? टोटल हमारे पास टोटल 22 विद्रोह हुए थे भाई, 22 विद्रोह हुए भाई। ठीक है जी, और इन 22 के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो बंगाल वाला विद्रोह, और दूसरा हमारा कौन सा है? गुजरात का विद्रोह भाई। और इस गुजरात वाले विद्रोह के दौरान क्या मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, और इसके बाद फिर अगला शासक आया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अभी यहीं से हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, अब बंगाल के अंदर किसने विद्रोह किया जी? बंगाल के अंदर एक शमसुद्दीन नाम का व्यक्तित्व था। ठीक है, उसने विद्रोह किया साल 1340 के दौरान से, बोला मैं तो स्वतंत्र बनूंगा, और वो उसका विद्रोह सक्सेसफुल भी हो गया। ठीक है, वो भारत से अलग होकर उसने अपना एक अलग राज्य बना लिया, बंगाल। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, 1340 में शमसुद्दीन ने विद्रोह करके अलग राज्य, अलग स्वतंत्र राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पिछले सालों के अंदर। ठीक है, अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया भाई। आज एमसीक्यू भी लेके आया हूं, जो भी तुगलक वंश के सारे एमसीक्यू। ठीक है, दूसरी चीज गुजरात के अंदर क्या हुआ जी? गुजरात के अंदर भी विद्रोह हुआ। ठीक है, जहां पर तगी नाम का एक व्यक्ति, तगी नाम का एक व्यक्ति तो था जिसने विद्रोह किया, और उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया स्पेशल, मतलब मैं सिखाऊंगा, घना डोन पाक है, तलवार तलवार लेके गया। और उधर क्या था, जैसे गुजरात है, राजस्थान साइड के इलाके के अंदर गर्मियों के अंदर लू चलती थी, और वो लू इसको लगी। लू का मतलब क्या, जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू बोलते हैं। तो वो लू इसके लगी, और वो गर्म सर्द होगी, पता नहीं क्या गर्मी लगी, जिसकी वजह से शरीर कमजोर हो गया, इसकी मृत्यु होगी उधर ही। ठीक है, तो ये चीज बोली जाती है। तो लिखेंगे सभी साथी, क्या बोला मैंने, कौन सा शासक था हमारे पास? तगी। ठीक है, गुजरात के अंदर क्या है, तगी नामक शासक ने विद्रोह किया, विद्रोह किया, और इसको दबाने के लिए, इसको क्या है, इसको दबाने के लिए तुगलक गया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात होने लग रही है। तुगलक गया और वहां मतलब दबा भी दिया सक्सेसफुली। वहां से जब वापिस लौटता था, वापिस लौटते समय लू लगने से क्या होगी, इसकी मौत होगी भाई। ठीक है, तो यहां पर आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक है भाई, इसका रोल यहां पर हो जाता है खत्म। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में। एक बार के लिए मेरे को सभी साथी बताओ कि क्या आपको मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन काल समझ में आया? आपने गयासुद्दीन तुगलक पूरा पढ़ लिया, मोहम्मद बिन तुगलक पूरा पढ़ लिया, तुगलक वंश अपना आधा है, समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे फिरोज शाह तुगलक से, और फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश ही समाप्त हो जाए। इसका अंतिम शासक पढ़कर फिर एमसीक्यू करके आज की कहानी को फिर खत्म करेंगे। बताओ एक बार के लिए चीजें हर एक साथी के समझ में आई? क्लियर है गुरुजी? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रुप डी बैच में साइंस की क्लास नहीं डाली भाई, भूल गया हूं भाई, डेथ ओपी डाल दूंगा। ठीक है, ना टेंशन ले भाई, अभी डाल दूंगा क्लास खत्म होने बाद। जब क्लास खत्म होना उस टाइम कमेंट किया दो दिए। ओके, ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक, वेरी गुड। फिरोज शाह तुगलक आ गया सबका 1351, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाणा जिक्के में भी आया फिरोज शाह तुगलक। तो ठीक है, अब आते हैं, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फिर इसके लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे सारे के सारे। आप लोग देखना प्रीवियस ईयर के किस एग्जाम के अंदर क्या क्या प्रश्न आए फिरोज शाह तुगलक में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल देखो भाई कितने समय तक रहा। मेनली पहले उसका शासनकाल का समय आपको याद रखना है, 1351 से 88 तक इसका शासनकाल रहा था। कब से कब तक? 1351 पक्का याद रखना, 88 से भूल जाना। फिर 1351 के अंदर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया था, ये पॉइंट आपको पक्का याद रखना है। और जो फिरोज शाह तुगलक है ना, इसको सिकंदर, जो सिकंदर लोधी आएगा आगे, लोधी वंश का, और औरंगजेब जो आगे फ्यूचर में जब अभी मुगल सल्तनत पढ़ेंगे अगले हफ्ते के अंदर, तो जब औरंगजेब आएगा तो इसको उसका अग्रगामी कहा गया है। अग्रगामी का मतलब उससे जो औरंगजेब भविष्य के अंदर जो औरंगजेब बना और जो सिकंदर लोधी बना, ठीक है, वो सारे गुण इसके अंदर थे। जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब बहुत क्रूर था, तो उसी टाइप से फिरोज शाह तुगलक भी थोड़ा क्रूर था। ठीक है, औरंगजेब को अपने धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो ये भी अपने धर्म का बहुत तगड़ा ज्ञाता था। तो इस तरीके से इसको क्या है, आपका सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रगामी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, इसे सिकंदर लोधी एंड औरंगजेब, औरंगजेब का अग्रगामी बोला गया है। किसको बोला गया है भाई, इनका अग्रगामी ये बोला गया है किसको? फिरोज शाह तुगलक को भाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वही है जिसने फतेहाबाद शहर बसाया, हिसार शहर बसाया, ठीक है, अपने बेटे के नाम पे, वही फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, अब चलते आगे। अब आगे क्या हुआ भाई फिरोज शाह तुगलक के इसके अंदर शासनकाल के अंदर भाई? और मतलब हाँ एक चीज याद रखना भाई, इसको सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रगामी बोलेगा। ये शब्द बोले किसने भाई? तू फिरोज शाह तुगलक है भाई, तू सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रगामी है, ये शब्द बोले किसने? तो ये बोले थे आपके किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा। ठीक है, मजूमदार ये कौन है? एक राइटर होता था आरसी मजूमदार। ठीक है, तो ये शब्द लिख लो, क्या पता पूछ लेना, क्या आज तक पूछा नहीं गया, फिर भी लिख लो, आरसी मजूमदार द्वारा ये वर्ड बोले गए थे। ठीक है जी, और इसको क्या क्या बोला गया, मतलब इसकी और क्या क्या खासियत है जी? इसे सल्तनत काल का अकबर भी बोला जाता है भाई। ठीक है, जिस टाइप से अकबर ने बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई थी, कुछ टैक्स हटाए थे, कुछ टैक्स लगाए थे, ठीक है, ताकि जनता का भला उसके, तो उसी टाइप से फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे टैक्स हटाए थे, बहुत सारे टैक्स लगाए थे। जब आपको आज की क्लास के जब आप लास्ट वाले इंटरवल के ऊपर पहुंच जाएंगे तब आपको पता लगेगा, तब बताऊंगा आपको भाई इसने कौन कौन से टैक्स हटाए थे, कौन कौन से लगाए थे। ठीक है, तो इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक को क्या है, सल्तनत काल का अकबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या है, अगले पेज पे लिख लें, इसे सल्तनत काल का अकबर भी बोलते हैं। इसे सल्तनत काल का अकबर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं सल्तनत काल का अकबर? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी बोलते हैं। ये चीज भी आपकी क्या है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है भाई। ठीक है जी, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? इसका ओरिजिनल नाम था आपका कमालुद्दीन फिरो, फिरोज नहीं फिरो, और उसी फिरो से क्या इसका नाम फिरोज शाह तुगलक टेक क्या था। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम अगर आपसे कोई पूछ ले, ओरिजिनल नाम क्या था इसका? कमालुद्दीन फिरो, कमालुद्दीन फिरो, ये क्या था भाई? इसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये किसका बेटा था? हैं सर, क्या ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था? नहीं 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 भाई, ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, जो मेनली तुगलक वंश का संस्थापक था, उसका जो छोटा भाई था, गयासुद्दीन तुगलक का जो छोटा भाई था, उसका बेटा था ये। यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। जैसे ये नहीं भाई, आपके फादर साहब हैं, आपके फादर साहब का कोई बड़ा भाई है, ठीक है, वो तो गया गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई आपका फादर साहब हो गए, और आप हो गए, तो आप फिरोज शाह तुगलक हो गए। इस टाइप से था ये। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का बेटा था। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ सर? हिस्ट्री में तो वीरों का भी वर्णन होना चाहिए, जैसे महाराणा प्रताप तो है, तो इनका वर्णन झांसी की रानी सुभाष चंद्र बोस तो करवा तो दिए मेरे भाई, खुशी साहू, अब करवा तो दिए चीजें। सुभाष चंद्र बोस पूरा करवा चुका, महाराणा प्रताप और ये जो आप बताने लग रहे हो भाई छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में बता तो चुका मैं। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करी, उसके नहीं बताया था इनके बारे में, बस अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसमें सारी चीजें बताई तो थी। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास देखो खोल गए। ठीक है, हाँ। अब ये एक और चीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि सल्तनत काल का एकमात्र ऐसे शासक का नाम बताओ जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का मतलब समझ गए, जो दिल्ली सल्तनत थी जिसके 5 वंश थे, ये उसकी बात होने लगी सल्तनत काल। भाई जो फिरोज शाह तुगलक था सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जिसका क्या है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, एकमात्र सल्तनत काल का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कब कब हुआ जी? ये कोई नहीं पूछता कब कब हुआ, सिर्फ यही पूछा गया आज तक इतिहास के अंदर, जो एसएससी ने पूछा है या और भी एग्जामों ने, कि भाई आपका मतलब ऐसे शासक का नाम बताओ जिसका 2 बार हुआ। फिर मैं आपको बता देता हूं, पहली बार इसका थट्टा नाम की जगह थी, थट्टा जगह का नाम, जैसे दिल्ली उसी टाइप से। ठीक है, तो पहली बार इसका थट्टा के अंदर हुआ था राज्याभिषेक, और सेकंड बार इसका दिल्ली के अंदर हुआ था। ये हालांकि आज तक किसी ने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने लग रहा हूं। सिर्फ यही पूछते हैं कितनी बार राज्याभिषेक हुआ, ये चीज पक्की याद रखना, बाकी 3 जगह का नाम भूल जाना, कोई नहीं पूछता। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब एक और खास बात क्या थी, जो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था ना, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। ऐसा भी अखबार इसके अंदर जो अपनी इतिहास की बुक है उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज एज इट इज आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है कि सल्तनत काल के किस शासक का शासनकाल है मतलब आपका सबसे भ्रष्ट शासन माना जाता है। भ्रष्ट शासनकाल मतलब इसके शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा रिश्वतें चलती थी, सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, मतलब जितने भ्रष्टाचार हुआ करते सारे इसके शासनकाल के दौरान हुए थे। ठीक है, तो इसके शासनकाल में क्या भाई, इसके शासनकाल को सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। जो सल्तनत काल का जो शासनकाल है, इसको उसके अंदर क्या है, जो फिरोज शाह तुगलक का जो शासन था ना, इसको सबसे भ्रष्ट शासन माना जाता है। इसके टाइम पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। ठीक है जी, और अभी मैंने बताया इसे सल्तनत काल का अकबर भी बोलते थे। और मैंने क्या बोला, जैसे अकबर ने बहुत सारे टैक्स हटाए थे, बहुत सारे टैक्स लगाए थे, इसी वजह से इसको भी यही चीज बोली जाती है। अब इसने क्या कुछ किया, कितने टैक्स हटाए थे और कितने लगाए थे, इसके जो 4 टैक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा था, सारा भूल जाइए, लेकिन ये पक्का याद रखना। इसने क्या है 24 प्रकार के टैक्स तो रिमूव किए, यानी हटा दिए, और 4 नए टैक्स लगाए भाई। चीजें आई समझ में? इसने 24 टैक्स तो हटाए और 4 नए टैक्स लगाए। वो कौन कौन से थे जी? पहला जो टैक्स था, टैक्स का नाम पक्का याद रखना, खराज। ठीक है, खराज किसके ऊपर लगता था जी? भूमि के ऊपर लगता था, जमीन के ऊपर लगता था। यानी जितनी भी तुम मतलब कि तुम्हारे पास भूमि है या फिर जितना फसल का उत्पादन होता है, उसका 1/6 हिस्सा तुमको सरकार को देना पड़ेगा, यानी राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1/6 ऑफ भूमि। ठीक है, भूमि टैक्स था एक तरीके से खराज। ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं, भी आपको एमसीक्यू करवाऊंगा तब आपको दिखाई देगा प्रीवियस के अंदर कैसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, सेकंड था जकात। जकात क्या था आपका? मुस्लिम लोगों के ऊपर इसने टैक्स लगा दिया। एकमात्र ऐसा राजा बन गया जिसने मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया। पहले तो हिंदुओं पे लगता था जजिया कर, इसने क्या था मुसलमानों के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसका नाम था जकात। और एग्जाम के अंदर पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक के समय मुसलमानों के ऊपर कौन सा टैक्स लगाया था? जकात टैक्स लगाया था, जो कि 2.5% था। ठीक है, ये किसके ऊपर लगाया गया? मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के ऊपर लगाया गया। और कितने परसेंट था ये? 2.5% था। ठीक है, 2 सही 1/2। कई बार मतलब उस तरीके टैक्स ने पूछ ले तो वो भी। तीसरी चीज जजिया। आप बोलो जजिया तो पहले का लगा, तो ये नया कहां से हो गया? अरे नया इसमें कुछ इसने चेंज किया था। चेंज क्या किया? पहले जजिया देते थे मतलब कि सिर्फ हिंदू, जो नॉर्मल हिंदू जो समुदाय के लोग थे, वो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं था पहले पुराने समय के अंदर। ठीक है, तो इसके टाइम पर क्या है आपका जो जजिया कर वो ब्राह्मणों के ऊपर भी लगाया गया।
मतलब हिंदुओं पर था ही था, ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया करवाया, यानी उसको भी क्या है इसने टैक्स के अंदर अपने इंक्लूड कर लिया। ठीक है जी। और जो चौथा था उसका नाम था खूम्स टैक्स। खूम्स क्या होता था जी? खूम्स आपको मैंने पहले बताया, लूट, जो लूट का जो भी पैसा होता था वो होता था खूम्स, यानी 1/5 भाग। यानी सैनिक जितना भी माल लूट के लाएंगे उसका 1/5 पार्ट क्या है राजा को देना पड़ेगा। यानी सैनिक 100 रुपए लूट के लाए तो 20 रुपए राजा के पास जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये 4 टैक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, पक्का याद रख लेना। अभी आगे एमसीक्यू देखो ये लेके आ रहा है मैं, इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ये खूम्स है, ये पूछेंगे जजिया कर किसके समय के ऊपर है? जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर भी लगाया गया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मुसलमानों का टैक्स कौन सा था? ज़कात था। खराज आपका भूमि टैक्स था। खूम्स क्या था? लूट का टैक्स था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जजिया क्या है सर? खुशी भाई, जजिया क्या होता था? जैसे पुराने समय के अंदर देखो मुस्लिम समुदायों का शासनकाल था, तो क्या सोचते थे भाई हिंदू हमारे दुश्मन है, मतलब वो हिंदुओं को अपनी प्रजा नहीं मानते थे, तो कोई भी टैक्स लगाना होता था तो मुस्लिम तो मार ले हैं, ठीक है, ये हिंदू अलग से हैं, तो हिंदुओं से वसूलते थे, मतलब अपना वैर निकालते थे, तो ना हिंदुओं पर सारे टैक्स वसूलाएंगे। तो हिंदू अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू है और वो अपने जैसे मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है, कोई तीर्थ यात्रा, जैसे आप हो, आप कोई भी यात्रा करने जाओ, अपने भगवान के दर्शन करने जाओ कहीं दूर किसी मंदिर के अंदर, तो आपसे टैक्स वसूला जाता था कि हाँ तुम तुम्हारे भगवान से मिलो तो उसका भी टैक्स लेंगे, तो इसको जजिया कर बोलते थे। अकबर ने इसको रिमूव किया था। अकबर ऐसे बोला कि भाई ये थोड़े ना होता है कि आप अपने भगवान से मिलने जाओ और आप मतलब उसके ऊपर भी हम टैक्स लें, ये तो गलत चीज़ है। कल से मान लो आप ही भी भाई, जैसे जो मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के लिए उसने बोला कि अगर आप ही भी कल को मान लो भाई भगवान के पास जाते हैं प्रार्थना करने और अपने से अगर कोई टैक्स लगे तो अपने टैक्स ले तो अपने को कैसा लगेगा? तो ये चीज़ गलत है, तो उसने ये टैक्स रिमूव किया था जजिया कर। उसके बाद फिर उसका बेटा जहांगीर आया, जहांगीर का फिर ये शाहजहां आया, शाहजहां के बाद जब ये औरंगजेब आया, औरंगजेब ने फिर दोबारा से जजिया कर लगाया। ठीक है, यानी कि जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर भी जजिया कर नहीं था, मोटा मोटा समझ लो कि 201 साल तक जजिया कर हटिया था। उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर लगाया था। ठीक है, ओके चलो आगे, वेरी गुड। अब देखो, अब आगे चलते हैं, टैक्स पक्के याद रख लेना भाई। अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था, शायद कल की क्लास के अंदर बताया था, मेरे को ये बताओ कि किसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाना शुरू किया था? ठीक है, और जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने क्या किया था? इसने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने का काम किया था। ठीक है, नहरों का जो सबसे बड़ा जाल था वो इसी ने बिछाया था भाई। एक तो ऐसा शासक था जिसने सिर्फ 1-2 नहर बना दी, ठीक है, और ये ऐसा शासक था जिसने नहरों का पूरा बड़ा जाल बिछा दिया, यानी हर एक किसान के खेत में, हर एक व्यक्ति के खेत में पूरा, जैसे अब जो नहर बिछी है इसी टाइप से पूरे की पूरी नहर बिछा दी थी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ट्रिक से पढ़ाओ सर, क्या है ये कौशल? भाई ट्रिक से नहीं पढ़ाया जाएगा। थ्योरी के अंदर अगर मैं ट्रिक से पढ़ाने लग गया ना तो ये थ्योरी तुम्हारी 10 साल में पूरी होगी। ठीक है, थ्योरी के अंदर ट्रिक से नहीं पढ़ाया, थ्योरी को समझना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए ट्रिक नहीं, थोड़ा दिमाग को घिसाना सीख लो वरना जंग लग जाएगा। तो हमारा हर एक चीज़ की आदत हो रही, सारी चीज़ मारती रहती है, सारा सोचा मिल रहा है। हम खुद का दिमाग पर थोड़ा सा भी जोड़ना लगा ना तो हम नोट्स बना दे, वो भी मैं दूँ हूँ। ठीक है ना, तो हम याद कर सकते, वो भी तरती याद करवाने पड़े हैं, तो हम खुद के कर सको, आप आइज हो इसी हरकत ना करा करो भाई। ट्रिक से जो पर्सन याद होते हैं वो जब एमसीक्यू सेट करते हैं तब होते हो। थ्योरी करवाना लग रहा है, थ्योरी के अंदर ये मैं तरती एक टैक्स ट्रिक याद लग जाओ करवाना, हाँ इसका ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो मेरे तो 10 मिनट को जाएंगे इससे वहाँ सिलेबस को यहाँ पूरा होगा। थ्योरी भी तैयार था, वहाँ चीज़ भी तो सोचा करो, थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगा लिया करो। आप आइज कौन था? भगवान ने दिमाग दे रखा, दिमाग से जितना घिसाओगे उतना पहनना पड़ेगा, लेकिन ध्यान तो रहे कि मैं घिसाना मारा हुआ है। सुबह संजी फोन में क्रॉम चलाओगे घिसाई जाएंगे बावड़े डाल। ठीक है, तो दिमाग तो कमजोर होगा ना, उसमें आँख की रोशनी भी जाओगी, धीरे धीरे भी होगे, तुम फोन भी देख के जाओगे, घिसाई भी जाओ, दिमाग घिसाओगे तो अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, तो क्या है, नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने का सर इसको दिया जाता है। नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने का श्रेय एमसीक्यू के अंदर आज लेके आ रहे हैं, उनके अंदर बिछाने का जो श्रेय दिया जाता है किसको दिया जाता है? आपका फिरोज शाह तुगलक को क्या है, नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने का श्रेय भी दिया जाता है। वेरी गुड। रिकॉर्डेड वीडियो में बैच के अंदर मिलती है भाई। ठीक है, जॉब टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करें, उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच मिल जाएगा, कंप्लीट जीके का बैच मिल जाएगा, जो सा लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक, उधर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एडिटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो यार। अगली चीज देखो, अगला क्या इसने सिंचाई कर भी लगाना स्टार्ट कर दिया भाई। अब देखो भाई, मैं नहरों का निर्माण करवाऊंगा, ठीक है, तो नहरों का निर्माण का तो उसके ऊपर जो खर्चा आया उसकी मैं आपूर्ति भी पूरी करूंगा। अब जैसे सरकार है, सरकार सड़कें बनवाती है, तो सड़कें बनवाने पर जो खर्चा तो उसको टोल टैक्स के माध्यम से पूरा करती है, तो वहां से भी पूरा करती है, तो हमारे दिया हुआ पैसा जाता कहां पर? ये चीज समझ में नहीं आती। एसएससी के अंदर जब बच्चे सवाल उठाने के लिए जाते हैं कि जी आप लोग हमसे ऑब्जेक्शन के 100 रुपए मांगते हो, इसका क्या बोले हम इस पैसे से सड़क बनाते हैं, सरकार इस पैसे सड़क बनाती है, जो तुम ऑब्जेक्शन के रुपए देते हो 100 रुपए। ठीक है जी, चलो बना दी सरकार ने, एक बार खतर मान लिया कि सरकार ने उसे सड़क बना दी, तो फिर टोल टैक्स क्या तो वसूल है? टोल टैक्स खतर भी नुका हमने सड़क बनाई, तो सड़क के पैसे के वो पूरे करने के लिए हम टोल टैक्स लगाएंगे, सड़क की मेंटेनेंस के लिए टोल टैक्स लगाएंगे, गड्ढे उसको 10-10 पावे हैं, तो ये सारा पैसा जावा कड़ा है। सरकार तो भी राजकोषीय घाटा का जारी फिजिकल डेफिसिट के अंदर कहां पर जाने लग रहा है सारा पैसा? बताऊं कहां पर जाता है? जैसे मान लिया ये पार्क बनाना है, पार्क बनाने के लिए बजट जारी होता है 10 करोड़ का, हालांकि 10 करोड़ लगते नहीं, पार्क के ऊपर फिर बजट जारी होता है। ठीक है, अब ये ठेका किसको मिलता है? इसका उठता ठेका, इसका ठेका मिलेगा किसी व्यक्ति को, यहाँ ये पार्क बनाना है और इस टाइप से मतलब कि बोली लगती है कि कौन इसको कितने रुपए में बना देगा, तो कोई मंत्री का जानकार मिलेगा। ठीक है, भाई मैं मंत्री हूँ, मेरा विभाग देगा इसके ठेका। ठीक है, तो मेरा कोई जानकार होगा, मेरा साला होगा, मेरे कोई और होगा जानकार, मामा बुआ का छोरा, मैं दोस्ती दूंगा। ठीक है, वो कह देगा जी मैं बनाऊंगा। ठीक है, मैंने इसकी ठेका दे दिया 10 करोड़ में। अब क्या होगा, 10 करोड़ का मैंने इसको ठेका दिया, और 10 करोड़ के अंदर क्या होता है कि भाई कुछ एक फीस इसकी होती है, 10-20 लाख रुपए तेरी फीस है, तो इसकी बनवा है वो तेरी फीस है। ठीक है, सरकार तेरे को 10 करोड़ देगी। अब क्या करेगा, जैसे बाई चांस मैं ठेकेदार हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा कौन सा मैंने घर यूज करना है पर घटिया ईट लगाऊंगा, मैंने सोचो 10-20 लाख तो 10 करोड़ में खा जाऊँ। ठीक है, यार नियत रहा है, घटिया थर्ड क्वालिटी की ईट लगाऊंगा, जमा घटिया लाल करे सारा मसाला लगाऊंगा। ठीक है, जो जमा लो क्वालिटी की चीजें वो लगाऊंगा। ठीक है, फिर ये मैं बिल पास करवाऊंगा। बिल पास होता है, बिल पास का मतलब मैं जो निरीक्षण वाले आते हैं देखेंगे पार्क कैसा बना है, पार्क अगर बढ़िया बना होगा तो बिल पास करेंगे। एक पार्क में तो माल सारा घटिया लगा रखा है, बिल पास कौन करें, तो बिल पास करनी आती है, थोड़ी सी रिश्वत खुआनी पड़ेगी। ठीक है जी, फिर बिल पर साइन मारे चलने फिर ऊपर से पैसा इस भाई की गोज में, तो 10 करोड़ में 5 करोड़ तो खुद जम करता है। ठीक है, नाम पे 10-20 लाख थोड़ी ना काम चला है। 5 करोड़ खुद करेगा, बच्चों 5 करोड़ है,
उसका वो 5 करोड़ भी पूरे कौन लगा, उसमें तभी 1-2 करोड़ तो रिश्वत में जाओगे और माल लगा ले 2-3 करोड़ में, इतना फर्क बन जाता है। तो ऐसे पैसा यहाँ पर खराब होता है, ठीक है। और ये टेंडर जब नेता है, नेता अपने रिश्तेदार को देता, तो रिश्तेदार इसको भी पैसा देता है, ले नेताजी 2 करोड़ तेरे, मैं टेंडर दे दिए, ठीक है। तो ऐसे पैसा हजम होता है भाई पूरा। अब तुम लोग देखते रहते हो, हाँ ये मैंने टैक्स भर दिया, हाँ ये मेरा टैक्स लग गया, ठीक है। तुम लोग रही जाओ, जिस देश में कोई रहता को नहीं, ये विराट कोहली और ये फुल पैसा कमा कमा दूसरे देश में बस जाते तो बस है। और इसका क्या रीजन है, ये एक रीजन इसका, अगर टैक्स पूरा ले, सुविधाएं जीरो, कोई सुविधा नहीं। सिंचाई कर भी इसने लगाया, बोला मैंने नहरें बनवाई हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी लूंगा, तुम खेतों के अंदर सिंचाई करो उसके ऊपर टैक्स भी लूंगा, जिसका नाम था हब ए शरब, ठीक है। हब ए शरब, इतना तो जमा शर्म को नहीं, इतना टैक्स लेने ला रहा है, ठीक है। हब ए शरब नाम का इसने टैक्स लगा 10%। सिंचाई कर इसने स्टार्ट करा कौन सा, हब ए शरब, जो कि कितना होता था 10% इसने सिंचाई कर स्टार्ट करे। पूछा गया सिंचाई कर क्या नाम क्या होता था, तो हब ए शरब, ठीक है, चीजें समझ में आई। इसके अलावा इसने ससगनी नाम का सिक्का चलाया। ससगनी किसका सिक्का था, चांदी का सिक्का होता था। इसने जो सिक्का चलाया उसका नाम क्या था, ससगनी। ससगनी यानी कि चांदी का इसने सिक्का चलाया, ठीक है जी, चला दिया। इसके अलावा इसने भाई 2 मिक्स धातुओं का जो मिक्सर वाला जो सिक्का है वो भी चलाया इसने, तांबे और जो चांदी का जो मिक्स, जो तांबा धातु होगी, तांबा एक मेटल है, ठीक है। इसी टाइप से चांदी सिल्वर वो भी एक मेटल है, उन दोनों को मिक्स करके जो एक नया सिक्का बनता है वो भी इसने चलाया, जिसका नाम था अहदा और बिक, ठीक है। लेकिन सभी साथी अहदा एंड बिक जो कि क्या थे, ये सिक्के थे, और ये किस चीज से बने होते थे आपके, चांदी और तांबे से। चांदी एंड तांबे का ये मिक्सर होता था, का मिक्सर सिक्का होता था, ठीक है, जिसका नाम क्या होता था, अहदा और बिक, ठीक है। ये एज इट इज प्रीवियस के अंदर है ये वाला, अभी हम इसको कराऊंगा जब देख लेना, ठीक है। ये पूछा गया है कि किसने तांबे और चांदी दोनों धातुओं के मिक्सचर सिक्के चलाए थे, तो किसने चलाए थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसने एक इतलाक प्रथा भी शुरुआत करी, इतलाक प्रथा की शुरुआत। इतलाक प्रथा ये क्या चीज होती है, टैक्स कलेक्शन, ठीक है। इसने क्या किया, इतलाक प्रथा की शुरुआत करी। इतलाक प्रथा, इतलाक प्रथा किससे रिलेटेड थी, टैक्स कलेक्शन, जो भी इसने टैक्स लगाए थे ना इनको कलेक्ट करने वाले बंदे, टैक्स कलेक्शन प्रथा चलाई। अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, इसीलिए तो इसको बोला गया है, आपने पढ़ा था ना कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। वो क्यों होता था, वो इसी प्रथा की वजह से होता था। अब इतलाक प्रथा के अंदर क्या कर दिया, कुछ बंदे नियुक्त कर दिए, जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी, बताओ 3 जने हो भाई, इस शहर के अंदर से टैक्स कलेक्ट करना तुम्हारा काम है, जनता से, ठीक है। जनता से टैक्स कलेक्ट करो और फिर मेरे पास पहुंचाओ। अब आप खुद सोचो यार, अब आप ए बी सी की जगह अगर आप खुद भी हो, ठीक है, और आपको पावर मिल जाए आपको टैक्स कलेक्ट करना है, अब तो ऑनलाइन होता है। अब तो जैसे मान लो मुझे टैक्स भरना है तो ऑनलाइन में पोर्टल पे जाऊंगा, इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, उधर मैं अपना सारा बैंक का डाटा दूंगा कि मेरे बैंक के अंदर इतना पैसा है, मेरा पैन कार्ड टैक्स होती सारा मेरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। और भाई फिर वहां से ऑटोमेटिक आ जाता है आपके ऊपर इतने % के हिसाब से इतना टैक्स बन गया, तो मैं ऑनलाइन भर देता हूं, मतलब डायरेक्टली सरकार की जेब में जाता है, बीच में कोई टैक्स कलेक्टर नहीं है। अब यहाँ पर कहता हूं तभी ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, तो राजा कुछ बंदों को भेज देता था कि हाँ तुम टैक्स कलेक्टर हो, और ये करते थे गबन। अब राजा को क्या पता कितना पैसा इकट्ठा हुआ, ऑनलाइन में तो पता लग जाता है, तो सिस्टम ऐसा बना के बैंक के अंदर जो पैसा सारा पता लग जाता है। अब मैं मान लो कोई ऑफलाइन पैसा लूं, मैं नकद या कैश में अगर कोई पैसा लेता हूं तो उसका तो नहीं पता लगेगा सरकार को, मान रहे हो इस बात को। अगर मैं कोई कैश में पैसा लेता हूं तो उसका सरकार को नहीं पता लगेगा, तो इसलिए तो सरकार ये ऑनलाइन वाला सिस्टम लेके आई है। सरकार बहुत चंट सौदा में हल्का बना लो, ये जितना भी यूपीआई वाला सिस्टम स्टार्ट करे ना, ये ऑनलाइन पेमेंट वाला, ये किया ही इसलिए है ताकि कोई भी टैक्स का पैसा ना बचा सके, ठीक है। अब हर एक चीज ऑनलाइन होती है। जैसे मान लिया आपने कोई रेडी खोल ली, रेडी खोली आपकी फूड वाली, मतलब गोलगप्पे या और कहीं वाली, या कोई और छोटी मोटी दुकान खोल ली, अब यूपीआई वाला सिस्टम कर दिया, सारे जने ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट तुम्हारे बैंक खाते के अंदर पैसा आने लग रहा है। फिर आप लोगों ने देखा अखबारों के अंदर 20 लाख के जीएसटी का नोटिस आया। और नोटिस क्यों आता है, क्योंकि छोटे मोटे जो रेडी वाले उनको पता नहीं होता भाई इस टाइप से टैक्स भी भरना होता है, इतना पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, वो तो बेचारे वैसे ना समझे के अंदर लेते हो यूपीआई वाला सिस्टम, ठीक है। और ऑनलाइन पैसा आता रहता है और खर्चा भी होता रहता है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी तो लगता है, खाने के ऊपर 5% जीएसटी है, ठीक है। फिर टैक्स बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, 2-3 साल के अंदर वो नहीं भरते, सरकार को पता लग जाता है इसके अकाउंट के अंदर इतना ज्यादा पैसा आने लग रहा है, चलो पेटो इसको। तो ऑनलाइन वाला सिस्टम ही इसलिए शुरू किया है, ठीक है। मैक्सिमम ऑनलाइन का यूज करने लगे, कैश का बहुत कम यूज होना स्टार्ट हो गया, तो कैश का कम यूज होना स्टार्ट हो गया तो सीधी सी बात है कि भाई लोग टैक्स कम चोरी कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोग ऑनलाइन पढ़ाता हूं, आप लोग मेरे से कोर्स खरीदते हो, मेरे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा था, जैसे आपने कोर्स खरीदा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, सारा एक नंबर का पैसा, सारा ऑनलाइन बैंक के अंदर आने लग रहा है, ठीक है। कोई ये तो है नहीं मैं आप लोगों से कोई नकद पैसे लेने लग रहा हूं। अब बाय चांस मेरी ऑफलाइन एकेडमी होती, ठीक है, मैं तुमसे कैश में पैसा लेता तो उसका कोई हिसाब नहीं होता भाई, ठीक है। मैं सरकार के डाटा में चलाता, मैंने तो 5000 फीस ली, ठीक है, और ले लेता तुमसे 15000 रुपए कैश के अंदर, टैक्स भरता 5000 के हिसाब से 10000 उड़ाता अपने हवा में, ठीक है। तो ये सिस्टम इसलिए सरकार ने चीजें सेट करी है। और ये जो टैक्स कलेक्टर होते थे क्या करते थे, जनता से टैक्स लिया, मान लिया 1 लाख रुपए का टैक्स, ऊपर राजा के पास होता था 50000 खुद जम कर जाते थे, ठीक है। तो इसलिए इसके समय के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। चीजें आई समझ में भाई, कोई इलाज नहीं है भाई। आज के दिन में हर कोई व्यक्ति अपने पेट भरने के अंदर और अपने आप को छोड़ने के अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। सर आप आर्मी में थे, ये वर्दी कड़ा है, लाग दरूं शर्ट है, करता वर्दी है, करता देख कितना वर्दी का पड़ा तो फीत सी भी होता, देखी को नहीं हो पट्टी है कितने दिक्कत ना, और 2 गोज हो वाली हां कितने गोज वो शर्ट से यार हां से मारती है भाई, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई भाई हर एक साथी के, वेरी गुड, ठीक है। फिर इसने क्या करी, एकता प्रथा दोबारा से स्टार्ट कर दी। एकता प्रथा तो पता ना सभी को भाई, जो भूमि के टुकड़े देता था वो वाला सिस्टम, तो इसने क्या थी, एकता प्रथा दोबारा से स्टार्ट कर दी भाई। एकता प्रथा सभी को पता है, पुनः स्टार्ट करी भाई, किसके द्वारा स्टार्ट करी गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एकता प्रथा दोबारा से स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर क्या होता था, ये जो फिरोज शाह तुगलक था थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी था। डरपोक का मतलब ये युद्धों से डरता था, मतलब युद्धों से नहीं मरने से डरता था ये। इसको ये डर था कि कहीं किसी युद्ध के अंदर जाऊं तो मर ना जाऊं। अब जैसे आपने देखा जितने भी शासक थे, अब आप कल को राजा बनो, अब मान लो अभी तो यहाँ पर लोकतंत्र है,
भाई जैसे मान लो पहले राजतंत्र था या फिर इन फ्यूचर भी कभी राजतंत्र हो जाए, तो रास्ता का मेन लक्ष्य क्या होता है? अपनी सीमाओं को बढ़ाना। अब जैसे अगर यहाँ पर राजतंत्र होता है, मैं राजा, तो मेरा लक्ष्य होता है मैं पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लूँ, बांग्लादेश पर भी कब्जा कर लूँ, अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लूँ, सारा मेरा कब्जा में ले आऊँ, ठीक है, परला पसंद जाऊँ तो चीन पर अटैक कर दूँ, चीन फिर मेरा ऊपर कब्जा कर लेगा, ठीक है, मतलब मेरा मकसद ये रहता, ठीक है। तो अब ये डरपोक किस्म का आदमी था, इसका डराया करता कि मैं अगर कभी अपनी सीमाएं बढ़ाने जाऊँ और किसी को मैं कभी तीर तार लग गया कि मैं और गया तो कभी मैं टपक ना जाऊँ, इसका ये डराया करता। तो ये एकमात्र ऐसा राजा था फिरोज शाह तुगलक जिसने अपनी सीमाएं बढ़ाने, मतलब इसने कोशिश ही नहीं की, एकमात्र ऐसा राजा था, बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी था, इसने कोई प्रयास ही नहीं करा मैं अपनी सीमाएं बढ़ाऊं, अपनी बाउंड्रीज बढ़ाऊं और राज्य भी अपनी सीमाओं के अंदर ऐड करूं। जहां तक आपने देखा था कि जो ये था वो क्या था उसका खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बताया ना अलाउद्दीन दो चोटियां था। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर क्या था मैंने आपको बताया, सिर्फ जम्मू कश्मीर, नेपाल और ये क्या नाम था असम, इसके कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत के ऊपर उसने कब्जा कर रखा था। आप सोचो, मतलब वो बहादुर बंदा था और ये थनी सा था जो राज्य थे कब्जा में वो छुटने लग रहे थे भाई, ठीक है। और नया युद्ध करना दूर की बात, नया कर तो इसी पट्टिया कर दी। एक आधा युद्ध मनु आया था, बंगाल को ऊपर भी अटैक कर कब्जा करना था, बंगाल तो पहले स्वतंत्र हो गया था, मैंने बताया था। इससे पहले जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके टाइम पर बंगाल जो शमसुद्दीन ने विरोध करके अपना स्वतंत्र घोषित कर लिया था, तो दोबारा से अटैक किया बंगाल के ऊपर। और दोनों तलवारबाजी देखी भाई, जितना लड़ा था तो भी तलवार एक बार की थी, बैच उससे आ गया, उल्टा आ गया, बाकी कैंसिल करो कैंसिल। अभी मेरे क्या बोला आया पता मैं अपनी मुस्लिम बहनों का रक्त बहता हुआ नहीं देख सकता, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उनके हस्बैंड मरने लगे तो इसलिए मैंने युद्ध कैंसिल कर दिया। मतलब इतना ढोंगी था भाई वो, ठीक है। तो ये चीजें बुकों के अंदर देखने को मिलती हैं, इतनी पट्टिया कर दी कि गेट्टे बाजे आया उल्टा है, बाना देख लो के मारा, ठीक है। तो क्या था, बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी था, तो इसलिए इसने स्थायी सेना रखनी भी बंद कर दी। इसलिए इसने क्या थी, स्थायी सेना। स्थायी सेना मतलब एक सेना ये ऐसी रखते थे पुराने समय के अंदर राजा, स्थायी सेना रखनी बंद कर दी। मतलब पुराने समय के अंदर जो राजा होते थे ना, ये एक सेना ऐसी रखते थे जो युद्ध के लिए तैयार रहती थी, मतलब साल के 12 महीने उनकी डेली प्रैक्टिस करवाई जाती थी, ठीक है। ये वाली नहीं, भाला फेंकने की प्रैक्टिस, ठीक है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती थी, हैंड प्रैक्टिस यानी हाथ से प्रैक्टिस करवाई जाती थी, अलग अलग तलवारों को चलाने के लिए, अलग अलग भालों को चलाने के लिए, ताकि कभी भी युद्ध हो जाए तो आप फटाफट से चलो। जिन्हें 27 सेना रखनी बंद कर दी, तो मतलब युद्ध में जाऊंगा कौन, सेना के काम करो, सेना छुट्टी, ठीक है, नो टेम्परेरी रखा कर दी। दूसरी चीज, इसके समय पर सबसे ज्यादा दास थे, इसने दास रखने की प्रथा बहुत बढ़िया चलाई, इसके समय पर सबसे अधिक दास थे, सबसे अधिक दास थे। अब एक बार के लिए मेरे को बताओ, इतनी चीजें आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्लियर है। अब मैं स्टार्ट करूंगा कुछ डिपार्टमेंट जो कि इसने गठित किए थे, 7-8 डिपार्टमेंट है, 7 तो आपको प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। अभी आपको उसके अंदर भी दिखाऊंगा, बताओ एक बार के लिए, हर एक साथी को चीजें क्लियर है भाई? ठीक है जी, ठीक है जी, जी सर, जी सर, वेरी गुड। भाई मैंने आपको एक और चीज बता देता हूं, फेज 13 का जो पेपर हुआ था वो आईडीक्यूटी ने लिया था, फेज 13 का एसएससी फेज 13, ठीक है। तो उसके 12th लेवल के मैं सारे प्रश्न आपको करवा चुका था, और 10th लेवल के जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैंने आज डाल दी 11 बजे, तो देख लेना, उसको पढ़ लेना, 50% करवाए थे आज, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ओके, वेरी गुड। तो अब इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ते भाई, कौन कौन से डिपार्टमेंट स्थापित करे भाई, डिपार्टमेंट्स देखो भाई, ये डिपार्टमेंट पक्के पूछे जाते हैं भाई। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे जो किसने स्थापित करे? तो जो पहला डिपार्टमेंट है तुम्हारा उसका नाम क्या है, दीवान ए बंदगान। दो डिपार्टमेंट है बंदगान, बंदगान से देखो आप खुद समझ रहे, बंदगान मतलब बंदी, यानी कि दास, बंदी का मतलब वाली बंदी ना समझ लियो भाई, ये मेरी बंदी है, वाली बंदी नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड होगी, मादा मित्र होगी, महिला मित्र होगी, ये अलग है। ये बंदगान मतलब बंदी यानी कि जो गुलाम होते हैं उनको बोलते बंदी। आजकल के छोरा नाटिंग बोलना भी नहीं आता, ये मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है, एक थप्पड़ मार दिए, नहीं नहीं आप ले जाओ आपकी ये बंदी, अरे तो इसे मिठे प्रवृत्ति के लोग पैदा हो रहे, भगवान कसम। अरे मतलब बंदी क्यों है, मतलब मेरी महिला मित्र है, मेरी माता मित्र है, मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड भी सही लगा, बंदी मेरी बंदी, बंदी गुलाम हो से बंदी, बेवकूफ, ठीक है। तो इसने दो डिपार्टमेंट स्थापित करे जो कि गुलामों से, देखो दीवान ए बंदगान और अर्ज ए बंदगान। दीवान ए बंदगान का काम क्या था, दासों पर कंट्रोल करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, दास करने के अलग हैं, और अर्ज ए बंदगान का मतलब दासों की भर्ती करने के लिए, ठीक है। तो इसने दो डिपार्टमेंट बनाए, देखो दोनों अच्छे हैं, दीवान ए बंदगान और सेकंड तुम्हारा अर्ज ए बंदगान, अर्ज ए बंदगान। दीवान ए बंदगान के अंदर क्या है, ये क्या था, गुलामों की भर्ती के लिए, गुलाम बोल लो या दास बोल लो ना, भर्ती नहीं, दासों पर नजर रखने के लिए भाई, इनको कंट्रोल करने के लिए भाई, क्या कुछ करने लग रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो अर्ज था भाई, अर्ज किया है, क्या किया है, भर्ती हो जाओ, ठीक है। ये दासों को भर्ती करने के लिए, भर्ती करने के लिए कौन सा था, जितने भी गुलाम हैं इनकी भर्ती करनी है, भर्ती करने के लिए कौन सा था, अर्ज ए बंदगान, ठीक है। और उनके ऊपर नजर रखने के लिए कौन सा था, दीवान ए बंदगान। दोनों के अंदर डिफरेंस है, पूछे गए हैं, ठीक है जी। तीसरा था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, आप लोग दान करते हो, दान, गुप्त दान या कोई और दान, ठीक है। तो दान आप किससे करोगे, अगर आपके पास खैरात यानी कि फालतू का पैसा तभी तो दान करोगे। अब पैसा ही तुम्हारे पास इतना है, तुम्हारी 2 टाइम की खाने की रोटी मैनेज नहीं हो पाने लगे, तो आप दान कहां से करोगे, यानी खैरात करोगे तो फालतू का पैसा नहीं, दान के लिए बस पैसा दान दून करना है, तो उसके लिए इसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए खैरात, ये भी याद रखना है। अगला कौन सा, दार उल शफा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नहीं था, ये अस्पताल था, दार उल शफा। दार उल शफा क्या था भाई, जो फ्री में इलाज करने वाला अस्पताल, फ्री इलाज वाला अस्पताल, जो फ्री में इलाज करता था उसका नाम क्या था, दार उल सफा। और ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, अभी एमसीक्यू के अंदर आपको देखने मिला, फ्री इलाज करने वाला अस्पताल पूछा गया है, पक्का याद रखना। अगला कौन सा हमारे पास, दीवान ए इस्तिहाक। इसका काम क्या था, जो बूढ़े लोग होते थे उनको पेंशन देना, क्या था, दीवान ए इस्तिहाक। इसका काम क्या था, वृद्धों को पेंशन देना, वृद्धों को पेंशन देना, जो बूढ़े लोग हैं इनको पेंशन देने का काम किसका था, दीवान ए इस्तिहाक। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर अच्छा इस्तिहास लिख दिया, सॉरी इस्तिहाक है, इस्तिहाक,
दीवाने इस्तिहा, इसका काम क्या था? जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको पेंशन देना इसका मेन काम था। अगला था हमारे पास दीवाने रिसालत। रिसालत के अंदर क्या होता था भाई, जो भी मान लो कोई भी किसी भी जनता को कुछ शिकायत करनी है, ठीक है, कोई अधिकारी अच्छे से काम नहीं करने लगा, कोई उनको परेशान, तो शिकायत के लिए जैसे अभी थाने बने हुए उसी टाइप से दीवाने रिसालत था। एक था दीवाने मुस्तखराज, मुस्तखराज लगान टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे दो डिपार्टमेंट होते हैं, छठा और सातवां, दीवान ए रिसालत और एक था दीवान ए मुस्तखराज। Angel One app is built for traders.